एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देख रहे हैं, जहां पर अभी तक हमने 6 प्रकार के प्रोनाउन की चर्चा कर ली है। आज हम देखेंगे 7वें प्रकार का प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। जैसा कि इसके नाम में हमें मिल रहा है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब क्या है? जो डेफिनिट ना हो, यानी कि जो निश्चित ना हो, जिसे एकदम निर्धारित ना किया दर्ज कर दिया जाए कि ये इसी वस्तु या इसी व्यक्ति या इसी स्थान के लिए प्रयोग हो सकता है। इनडेफिनिट का मतलब है इसको किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान पर निर्धारित न किया जाए। इसका मतलब इसके जनरल रूप में सभी के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यानी हम कह रहे हैं साधारण तरीके से जो सभी पे लागू हो सकता है, ऐसा प्रोनाउन जो है जो सभी के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यानी सभी के लिए मतलब सभी प्रकार के, मतलब सभी पर्सन्स के लिए या सभी वस्तु के लिए जो है जनरल तरीके से यानी साधारण तरीके से लागू किया जा सके, ऐसा प्रोनाउन जो है उसे हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। इसीलिए इसको डेफिनेट नहीं किया जा रहा। जैसे कि हम एग्जांपल समझते हैं किस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि जनरल वे में इसे किसी भी पर्सन या किसी भी वस्तु को रेफर कर सकता है। ये प्रोनाउन हमारा किसी का भी वर्णन कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, अब जैसे कि हम कहें वन शुड डू वंस वर्क ऑनेस्टली। वन, देखिए यहाँ पे वन जो बन रहा है, देखिए क्योंकि ये देखिए वर्ब की स्टार्टिंग यहाँ से हो गई, ये प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट वाला पार्ट हुआ उसमें सिर्फ एक वर्ड आया हुआ है। हमने बात की है बार बार कि सेंटेंस का वह हिस्सा जो सब्जेक्ट वाला भाग बनाता है, सब्जेक्ट का पार्ट बनाता है, उसमें एक नाउन होगा या नाउन की जगह पे एक प्रोनाउन होगा। तो देखिए सब्जेक्ट वाले पार्ट में तो एक ही वर्ड आया है, यानी ये क्या हमारा प्रोनाउन है। और ये प्रेडिकेट के पार्ट में कई चीज़ें आई हुई हैं, और प्रेडिकेट के पार्ट को हम कहाँ से अलग करते हैं? वर्ब से। तो ये वर्ब से अलग हुआ है, ये प्रेडिकेट वाला हिस्सा है। अब हमारा वन जो है, देखिए वन एक ऐसा प्रोनाउन है क्योंकि ये नाउन नहीं है, नाउन की जगह पे प्रयोग किया गया है। अब अगर ये डेफिनेट होता तो इससे किसी एक पार्टिकुलर पर्सन या किसी पार्टिकुलर प्लेस या थिंग का बोध होता। लेकिन अगर ये सभी प्रकार के, यानी पर्सन में हम कहें सभी पर्सन पे अगर लागू होता है, तो इसे क्या कहेंगे हम कि ये डेफिनेट नहीं है। जैसे हम इसका मीनिंग ये हुआ कि किसी को अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। देख, किसी को मतलब क्या है? ये जनरल रूप में सभी के ऊपर लागू हो गया। किसी को मतलब किसी भी व्यक्ति को, कहने का मतलब है किसी को का मतलब क्या हुआ? जनरल रूप में ये जितने प्रकार के मतलब सभी पर्सन्स पे लागू हो गया। हम कह लें जो पर्सन्स के अंतर्गत आते हैं उन सब पे लागू हो गया कि भाई ये जनरल रूप में सबको लेकर चलने लगा कि किसी को अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। तो देखिए ये एक प्रोनाउन हो गया, ऐसा प्रोनाउन हो गया जो चीज़ें क्या हो रही है जनरल वे में सभी पर्सन्स पर लागू हो रही हैं। तो ऐसा प्रोनाउन क्या कहलाएगा? ये इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा, क्योंकि इसको निश्चित नहीं किया गया कि ये किस पे लागू होना, ये सभी प्रकार के पर्सन पे जनरल रूप में लागू हो पा रहा है। तो इसे हम ऐसे ही प्रोनाउन को कहते हैं हम इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब हम देखें, जैसे वो हमने बात की थी कि देखिए यहाँ पे एक आप देखेंगे, ये भी हम यहीं पे बात कर लेते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट वन होता है तो क्या है, अगर कभी भी इसके लिए हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, जो पॉजिटिव एडजेक्टिव वाला है, तो उसे इस तरीके से हम दिखाते हैं। जैसे नाउन का हम एपॉस्ट्रॉफी लगा करके पॉजिटिव केस बनाते थे, तो वन का जो पॉजिटिव केस है वो बनेगा वंस, उसके बाद एक नाउन है। तो देखिए ये वंस के माध्यम से इस पे क्या है, वर्क पे पोजीशन दर्शाया जा रहा है। जैसे देखिए, जैसे ये यहाँ पे इस सेंटेंस देखिए, ये पर्स है, एक नाउन है, इस पे पोजीशन दर्शाने के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट वन है और इसके लिए आप पॉजिटिव एडजेक्टिव लाना चाहते हैं, तो जैसे नाउन का पॉजिटिव केस बनाते हैं वैसे ही आप वन का वंस बनाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे आप।
तो हमने ये देख लिया यहाँ पे कि एक नाउन का आप कह लीजिए, ये नाउन नहीं बल्कि प्रोनाउन का, इस जो ये प्रोनाउन हुआ वन, वन का पॉजिटिव केस ऐसा होगा, आप इसे पॉजिटिव एडजेक्टिव केस कह सकते हैं। चलिए हमें देखते हैं अगला। अगला हमारा सम, देखिए सम आर बॉर्न ग्रेट। देखिए ये क्या है, ये हमारा प्रेडिकेट का हिस्सा, ये हमारा सब्जेक्ट का हिस्सा। हम सेंटेंस को दो भागों में तोड़ लिए हैं, एक सब्जेक्ट वाला पार्ट हो गया, एक प्रेडिकेट वाला पार्ट हो गया। तोड़ना बहुत आसान होता है, हम जानते हैं प्रेडिकेट की शुरुआत कहाँ से हो जाती है, वर्ब से। तो वर्ब से जहाँ से स्टार्टिंग हुई ये प्रेडिकेट हो गया और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट वाले पार्ट में हम देख रहे हैं एक ही वर्ड आया है और हमने बात की है एक ही वर्ड रहेगा। तो अगर वो किसी वस्तु, प्लेस या पर्सन या थिंग का अगर क्या है, अगर वो नाम है तो हम उसे कहेंगे नाउन, लेकिन अगर नाम नहीं है तो उसे हम कहेंगे प्रोनाउन। तो ये भी एक प्रोनाउन है। अब ये प्रोनाउन के प्रकार को हम डिफाइन करेंगे, तो इसकी मीनिंग लेंगे हम। देखें, अगर ये जनरल रूप में सभी के ऊपर लागू हो रहा है, सभी के लिए इसे प्रयोग कर सकते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, मतलब इसे डेफिनेट नहीं किया गया है या निश्चित नहीं किया गया है कि इस वर्ग तक लागू होना है, यानी इसे जनरल रूप में सभी के ऊपर लागू कर सकते हैं, तो इसे हम कहेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन। इसीलिए सम आर बॉर्न ग्रेट, हम कह रहे हैं कुछ, कुछ क्या है, कुछ पैदा होते हैं क्या, महान। हम कह रहे हैं कुछ, जैसे हम कहते हैं ना कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ लोग महान पैदा होते हैं, तो वही चीज़ यहाँ कहा जा रहा है। सम का मतलब सम यहाँ पर्सन से लिए जा रहे हैं, यानी इसके अंतर्गत किसी भी पर्सन को अलग नहीं किया, पर्सन के अंतर्गत जितने लोग आते हैं, यानी इसके माध्यम से पूरे पर्सन को ही हम मतलब जनरल रूप में दर्शा पा रहे हैं। तो इसका दायरा क्या हो गया, देखिए हम इसे जनरल तरीके से सभी पर्सन के लिए लागू कर पा रहे हैं, साधारण तरीके से। तो हम इसे क्या कहेंगे, अब ये चूँकि डेफिनेट नहीं हो रहा, इनडेफिनिट हो गया। और हुआ क्या, चूँकि नाउन नहीं है उसकी जगह पे शब्द प्रयोग किया, ये प्रोनाउन हो गया हमारा। तो इस तरीके से आपने यहाँ देखा ये क्या है, ये प्रोनाउन है। अब हम अगले सेंटेंस में आते हैं, देखिए समवन है यहाँ प्रयोग, समवन हैज़ स्टोलन माई क्या, माई पर्स। अच्छा यहाँ देखिए ये सम का मतलब था सम पीपल, ठीक है, सम का मतलब था सम पीपल। सम पीपल, देखिए सम लगने पे हमने वर्ब क्या लिया, प्लूरल लिया यहाँ पे। सम का मतलब हुआ सम पीपल, यानी सब, हम कहें कुछ लोग, तो ये देखिए प्लूरल लिया गया। लेकिन अगर समवन आपने ले लिया तो इसका मतलब होगा कोई एक, इसका मतलब इसके माध्यम से एक को दर्शाया जा रहा है, यानी कोई एक, कोई एक हम नहीं पढ़ेंगे, यही कोई हम कह लें, कोई यहाँ हम कहेंगे कोई, या किसी ने कह लें, किसी एक ने आप कह लें, किसी एक ने, किसी एक ने हम ये कहते नहीं हैं, तो हम कहते हैं किसी ने, किसी ने क्या किया है, मेरी पर्स चुरा ली है, किसी ने मेरी पर्स चुरा ली है, ये हम कह रहे हैं। तो देखिए ये भी क्या है, अब ये सभी पर्सन्स पे लागू हो गया। भाई उस पार्टिकुलर पर्सन को हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, मान लीजिए बस में कई लोग जा रहे हैं, तो उसमें जितने लोग हैं उसमें से एक व्यक्ति ने कहा किसी ने मेरी पर्स चुरा ली है, यानी बस में जितने लोग हैं साधारण तरीके से वो सभी पे लागू हो गया। तो ऐसा प्रोनाउन देखिए क्या हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउन हो जाएगा। अगला देखेंगे जैसे नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, तो कि नथिंग, नथिंग मतलब कोई भी चीज़ नहीं, यानी कोई भी वस्तु नहीं हम कह रहे हैं। नथिंग, नथिंग मतलब कोई भी चीज़ नहीं क्या है, परफेक्ट है इन दिस वर्ल्ड, यानी इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे भी देखिए ये प्रेडिकेट वाला हिस्सा है, ये सब्जेक्ट वाला हिस्सा है। तो सब्जेक्ट वाला हिस्सा जो आया है तो ये सभी वस्तुओं पे एक साथ लागू हो रहा है, जनरल तरीके से लागू हो रहा है, सभी वस्तुओं को एक साथ लेके चल रहा है। तो हम कह रहे हैं कि नथिंग यानी कोई भी चीज़ नहीं है परफेक्ट क्या, इन दिस वर्ल्ड। यहाँ देखिए एक और हम सेंटेंस में और नाउन की बात करते रहते हैं, ये नाउन है, नाउन की तरफ ये क्या कर रहा है, ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ये हमारा पिछले वाले सेंटेंस में ये नाउन था, ये पोजेशन दर्शा रहा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ऐसे ही हम अगले सेंटेंस में देखते हैं मैनी, देखिए एक वर्ड लगा हुआ है मैनी, मैनी मतलब बहुत होता है, और मैनी प्रयोग होता है किसी काउंटेबल प्लूरल नाउन के पहले। अब देखिए अच्छा, जब मैनी ऑफ देम, अब मैंने कहा था जब ये ऑफ के माध्यम से इधर जो प्रयोग होगा, इधर जो नाउन प्रयोग हो या प्रोनाउन प्रयोग हो, वो क्या प्रयोग होगा, प्लूरल प्रयोग होगा। जैसे ये देम, दे का ऑब्जेक्टिव केस है, और देखिए प्रीपोजिशन के बाद भी जो प्रोनाउन लगेगा वो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, क्योंकि ये आने वाला जो प्रोनाउन है ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का, यानी ये एक्यूजेटिव फॉर्म में है।
तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा रहेगा ऑब्जेक्टिव केस में। एक तो ये बात हो गई। और ये किसका ऑब्जेक्टिव केस है, दे का। दे के माध्यम से हम जब एक से अधिक लोग रहते हैं, एक से अधिक चीज़ें रहती हैं, तब हम उससे दर्शाते हैं। तो क्या हो गया, ये देखिए इससे माध्यम पता चल रहा है कई लोग हैं, क्योंकि ये लिविंग पर्सन के लिए आया हुआ है। देम, चूँकि दे के माध्यम से पहले देम आप कह सकते हैं कि लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए प्रयोग हो जाता है थर्ड पर्सन में। तो ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पे हो गया देम। देम मतलब इनमें से, और हमने कहा था प्रीपोजिशन आप का प्रयोग करके हम इन ढेर सारे लोगों या वस्तुओं में से किसी एक का या एक से अधिक का चुनाव करते हैं जब ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इधर हमने देखिए क्या रखा, मैनी, मैनी का रखा। तो मैनी ऑफ देम, यानी इसमें जब मान लो इसमें 100 लोग थे, इसमें से हम कह रहे हैं 80 लोग, 80 लोगों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। तो क्या हो गया, मतलब जितने लोग थे उसमें से अधिक, यानी अधिक से अधिक क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक को हम ले रहे हैं। क्योंकि 80, मान लीजिए मैंने 90 ले लिया, तो हम कहेंगे उनमें से अधिक लोग ये करते हैं। तो यही इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए जो प्रीपोजिशन के पहले आया, ये बात वास्तव में इनकी हो रही है। इनको चुना किसमें से जा रहा है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो ये प्रोनाउन है, इनमें से इन्हें चुना जा रहा है, इनको। और बात सेंटेंस में इसकी चल रही, इसलिए कभी ऐसा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट बन जाता है तो वास्तव में जो वर्ब निर्धारित होगी वो प्रीपोजिशन के पहले आए हुए प्रोनाउन से डिसाइड होगी। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल है तो प्लूरल लगेगी। तो आप ये बात का ध्यान रखेंगे। तो और ये क्या होता है, अगर ये नाउन नहीं है तो उसकी जगह पाया हुआ एक प्रोनाउन है, ये भी ध्यान रखना है। जैसे यहाँ हम देखिए क्या प्रयोग कर रहे हैं, ऑफ देम प्रयोग हुआ है, यानी इनमें से कुछ लोगों को चुना जाएगा। देखिए उठाया जाएगा, कितने लोग उठाया गया, मैनी को, ढेर सारे लोगों को। फ्यू को, कुछ लोगों को उठाया गया। ये हम कहें आल, आल मतलब सभी को उठा लिया गया। अब कहें हम यहाँ पे एवरीवन, यानी प्रत्येक को उठाया गया। अगर आप लेते हैं मैनी तो लगाएंगे आर का प्रयोग करेंगे वर्ब का। अगर फ्यू लेते हैं तब भी आर आप लगाएंगे, आल में भी आर लगाएंगे, लेकिन एवरीवन में लगाएंगे क्या, इज लगाएंगे। इज रेडी टू हेल्प हिम, यानी हम कह रहे हैं उनमें से अधिकतर क्या हैं, वो रेडी हैं उसकी हेल्प करने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से हमने देखा क्या यहाँ पे कि भाई ये भी प्रीपोजिशन है। हम कह रहे हैं उनमें से अधिकतर, तो अधिकतर ये भी आप कह सकते हैं क्या, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। हमने डेफिनिट नहीं किया कि अगर इसमें 100 लोग हैं तो कितने लोग करने वाले हैं, कितने लोग करने वाले। अधिकतर में भाई 90 लोग कर सकते हैं, 95 लोग कर सकते हैं, कितने लोग कर सकते हैं, ये हमने डेफिनेट नहीं किया। यानी इन जनरल जितने लोग हैं उन सभी पे लागू हो रहा है, आप कह सकते हैं। तो ये मैनी भी क्या है, यहाँ पे मैनी जो है हमारा ये इनडेफिनिट प्रोनाउन की तरह कार्य कर रहा है। और हमें हमेशा हमने ये बात की है कि अगर आप कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर ले आते हैं, जैसे मैनी, देखिए एडजेक्टिव का भी काम करेगा। अगर मैनी के बाद मैनी बॉयस अगर हमने डायरेक्ट लिख दिया, देखिए अगर प्रीपोजिशन ऑफ ना लगा करके डायरेक्ट, तब सिलेक्शन का चुनाव नहीं, यहाँ सिलेक्शन नहीं किया जा रहा है कि इस ढेर सारे लोगों में से कुछ को चुना जा रहा है। अब ये हमारा ये प्रोनाउन नहीं है, ये हमारा एडजेक्टिव है। क्योंकि ये इस वर्ड या जो नाउन है इसके बारे में बताने लगा, इनमें से कुछ लोगों की सिलेक्शन की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे बात की जा रही क्या, यहाँ पे बात की जा रही है सीधे इनके बारे में बताने लगा। बहुत, हम कहेंगे बहुत लड़के, तब ये इन लड़कों की संख्या बताने लगा। इस केस में ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अभी क्या है, ये है प्रोनाउन है अभी। तो हमने इस तरीके से देख लिया ये सारे प्रोनाउन क्या है, क्योंकि इनमें संख्या निर्धारित नहीं हो पा रही है, ये इन जनरल सभी पे लागू हो पा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन। इस तरीके से ये हो गए इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारे। जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन बहुत सारे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं समवन, समबडी, समथिंग। ठीक है, इसका मतलब होता है कोई का सेंस लेते हैं। इन सब से कोई का या कोई वस्तु का सेंस लेते हैं हम यहाँ पे। एनी वन हो गया, एनी बडी हो गया, एनीथिंग हो गया, मतलब कोई या कोई भी, इसका भी मतलब कोई है, इसका मतलब कोई वस्तु हो गई। सेवरल मतलब हो गया कुछ हो गया। नो वन मतलब कोई नहीं। नन मतलब भी कोई नहीं। नॉट वन यानी कोई भी एक नहीं, इसका मतलब है नो बडी, यानी कोई भी नहीं। वही कोई नहीं, इसका मतलब भी आंसर है, मतलब इसका भी मतलब वही है। एवरी वन मतलब प्रत्येक हो गया, एवरीबडी मतलब प्रत्येक हो गया, एवरीथिंग मतलब प्रत्येक वस्तु हो गया, अदर्स मतलब हो गया अन्य लोग, अन्य हो गया इसका मतलब। वन मतलब हो गया कोई, नथिंग मतलब कोई नहीं, फ्यू मतलब हो गया कुछ। और ये नेगेटिव सेंस ले रहता है इतना कुछ कि जितना नगण्य हो। और हम ये कह लें आल का मतलब सभी, मच मतलब अधिक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और डिटेल में जब आएंगे, हम इनको और डिटेल पढ़ेंगे। जब कम्पिटिटिव रूल पढ़ने लगेंगे तो इनके प्रयोग और ही विस्तृत रूप में हम जानेंगे।
तो हमने ये देख लिया इंडेफिनिट प्रोनाउन। इस तरीके से इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं हमारे प्रयोग। अब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद हमें क्या देखना था, हमें देखना है अगला प्रोनाउन जो हमारा है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम रिलेटिव प्रोनाउन की जब बात करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन की बात करने से पहले हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। यहाँ पे हालांकि हमने क्रम रखा है पहले रिलेटिव प्रोनाउन का, लेकिन हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाला रूप ही हमारा क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन में प्रयोग होता है। इसके पहले हम कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेंटेंस का, चूँकि हमने अभी टेंस नहीं पढ़ा हुआ है, तो हम कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम क्या बनाते हैं, किस प्रकार से हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, किस प्रकार से नेगेटिव उनका बनाते हैं, ये चीज़ हम देख लेते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, अगर सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, तो उसके अनुसार जो मेन वर्ब है उसमें यस या यस जोड़ दिया जाता है। बेसिक फॉर्म में यस या यस जोड़ करके वर्ब लिखी जाती है, यानी ही रीड्स अ बुक। देखिए ये हो गया हमारी वर्ब, और वर्ब का इस वर्ब में एक एक्शन दर्शाया जा रहा है। वो एक्शन कौन कर रहा है, किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, वो एक्शन इस सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया जानी, यानी इस वर्ब के माध्यम से एक क्रिया की जाती है, एक एक्शन किया जाता है। जो कौन कर रहा होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा होता है उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और हमेशा हमने अभी तक पढ़ा सब्जेक्ट हमारा एक नाउन होगा, अगर एक ही वर्ड का है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक नाउन या उसकी जगह एक प्रोनाउन, वो अवश्य होगा। तो ये हो गया। ऑब्जेक्ट भी हमारा एक नाउन होता है, ऑब्जेक्ट हमारा एक नाउन होता है या नाउन जगह आया हुआ प्रोनाउन होता है, और अगर प्रोनाउन है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। तो यहाँ देखिए ये क्या है, हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है एक नाउन है, और हमने हमेशा पढ़ा है कि आर्टिकल जो है हमारा वो नाउन का ही एक भाग है। अब कह लीजिए कि ना अलग होने वाला भाग है। क्यों? चूँकि हम जानते हैं जहाँ पे ही हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाएंगे वहाँ पे हमें आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करना होगा, और जहाँ पे भी हम किसी भी नाउन को अगर हम डेफिनेट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो ये आर्टिकल की हम बार बार बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे नाउन का ही पार्ट है। जहाँ आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिखेगा वहाँ ये ज़रूर दिखेगा। तो इस तरीके से अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप देखेंगे तो ये जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। वर्ब में अगर सिंगुलर के हिसाब से यस या यस जुड़ा रहता है, अगर सिंगुलर नहीं है तो यस या यस नहीं जुड़ा रहेगा। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर इसको हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो हमें डज का प्रयोग करना होता है, डज नॉट। यानी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट लगाएंगे, प्लूरल है तो डू नॉट करेंगे। उसके बाद ये वाली जो मेन वर्ब थी हमारी, इसकी जो है बेस फॉर्म जो होती है, यानी यस या यस हटा करके जो बेस फॉर्म बची वो रहेगी डज नॉट के बाद या डू नॉट के बाद। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है। अगर आप इसे इंट्रोगेटिव बनाना चाहें, इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव और साथ में पॉजिटिव रहे, नेगेटिव ना रहे, तो आप क्या करेंगे, यही डज को इस सब्जेक्ट से पहले ले जाकर रख देंगे। जैसे आप देखिए इस वाले, अगर ये पॉजिटिव वाले को हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो हम जो यहाँ डज आया, देखो ये डज को आगे रख लिए, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। सब हमने कहा पहले रख लिए, तो ही देखिए सब्जेक्ट से पहले चला गया, ये डज ये सब्जेक्ट से पहले चला गया, उसके बाद सब्जेक्ट रहा। सब्जेक्ट के बाद बाकी क्या बचता है, अगर नॉट हटा लें आप तो क्या बचेगा, ये वर्ब की जो मेन वर्ब है उसकी बेस फॉर्म जो है ये बचेगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हो गया। अगर नेगेटिव वाले का बनाएंगे तो आप केवल ले क्या जाना है, आपको डज को आगे ले जाना है, सब्जेक्ट से पहले ले जाना है, उसके बाद नॉट, उसके बाद था नॉट भी पड़ा रहेगा यहीं। तो इस तरीके से आप देखेंगे क्या, आप अगर स्ट्रक्चर देखिए तो जो यस या यस मैं कह रहा हूँ वो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंस के साथ ही लग रहा है, सिंगुलर, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। बाकी हर जगह देखिए मेन वर्ब की बेस फॉर्म ही लग रही, देखिए मेन वर्ब की बेस फॉर्म लग रही, चाहे जहाँ आप देखेंगे। और देखिए स्ट्रक्चर हमने कहा कि ये डज जो है ये सब्जेक्ट से पहले चला जा रहा है, या अगर आप इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, पॉजिटिव है और इंट्रोगेटिव है तब भी, अगर इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव है तब भी ये पहले चला गया। अब ये तो हुआ क्या, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, हम जानते हैं हमारे इंट्रोगेटिव, इसे ही इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कहते हैं। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं हम जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे इसका मतलब हुआ क्या वह किताब पढ़ता है, तो हम कह सकते हैं यस, हाँ पढ़ता है, केवल एक वर्ड में जवाब दे सकते हैं यस, या कह सकते हैं नहीं या नो, नहीं पढ़ता है। इतने से आंसर से जवाब चल जाएगा।
लेकिन एक क्वेश्चन होता है कि हम एक इंट्रोगेटिव वर्ड ला करके पूछ लेते हैं, एक इंट्रोगेटिव वर्ड लाते हैं जिससे क्या काम किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसे क्वेश्चन का जवाब आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ शब्दों में देना पड़ेगा। आप उसे यस या नो में एक शब्दों में जवाब नहीं दे सकते। जैसे कि हमने एक वर्ड ला लिया, जैसे ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, देखिए ये इंट्रोगेटिव के साथ पॉजिटिव भी है, ये इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी है। जैसे पॉजिटिव देखिए, क्या वह किताब पढ़ता है, इसका ये मतलब है। दूसरे वाले का मतलब है क्या वह किताब नहीं पढ़ता है। इंट्रोगेटिव भी है, क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और क्या और नेगेटिव भी है। अच्छा, इंट्रोगेटिव का पहले मतलब जान लें। इंट्रोगेटिव जो है इंट्रोगेट वर्ब से बना हुआ है। इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना, यानी कुछ क्वेश्चन पूछना किसी से। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव जैसे हम कह रहे हैं, देखिए यहाँ क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नेगेटिव भी है ये। अब हमने कहा कि ये अभी एक ऐसे प्रकार का इंट्रोगेटिव है जिसका हम यस या नो में जवाब दे सकते हैं, यानी वन वर्ड वाला है। अगर तब कैसे बना है ये हेल्पिंग वर्ब जो हमारी ये पहले चली गई है उसके माध्यम से बना है। अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा ही रहे, हमें ऐसे क्वेश्चन पूछना है कि उसका जवाब लिख करके देना पड़े, कई शब्दों में देना पड़े, यस या नो में ना दे पाएँ, तो हम एक इंट्रोगेटिव वर्ड ठीक इसे पहले लगा देते हैं। जैसे हमने वाई लगा दी, देखिए यहाँ पे तो हमने वाई लगा दिया किसके पहले, देखिए इस वाले स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर वही है हमारा ये, इस वाले स्ट्रक्चर पहले हमने वाई लगा दिया। वाई डज ही रीड अ बुक, यानी वह किताब क्यों पढ़ता है, इसका मतलब हो गया। अब क्यों पढ़ने का जवाब क्या यस या नो में दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तब आप कहेंगे वह किताब क्यों पढ़ता है, तो आप कारण बताना पड़ेगा आपको कि वह एग्ज़ाम को पास करने के लिए पढ़ता है। आप देखिए लिख करके हमें जवाब देना पड़ेगा। ऐसे ये इंट्रोगेटिव के साथ इंट्रोगेटिव भी है और ऐसे वाले को हम इसी, चूंकि ये डब्ल्यू एस टाइप का वर्ड लगा हुआ है इसलिए इसको डब्ल्यू एस टाइप के इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हैं, इंट्रोगेटिव कुछ मतलब सेंटेंस कहते हैं। ऐसे ये नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। क्या वह किताब नहीं पढ़ता है, तो हम ये कह रहे हैं ऐसे। ये तो देखा आपने कौन सा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस देखा आपने। अगर ये चीज़ अगर कंटिन्यूअस हो जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाए, तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की जो बेस फॉर्म है इसमें आईएनजी लगता है और ये मेन वर्ब होती है, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। अगर आप इसे नेगेटिव बनाते हैं तो इसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बीच में नॉट का प्रयोग हो जाता है। अगर आप इसे इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो हमने क्या कहा, ये आर को पहले ले लीजिए, आर को अपने सब्जेक्ट से पहले ले लिया तो इंट्रोगेटिव हो गया पहले प्रकार का, जो पॉजिटिव भी है सेंटेंस और इंट्रोगेटिव भी है। और दूसरा वाला अगर नॉट वाला अगर आपने आर पहले ले लिया तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी हो गया। तो इस तरीके से आप ये यहाँ बना सकते हैं। अगर आप इसके पहले कोई इंट्रोगेटिव वर्ड लगा दिए तो दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जैसे व्हेन आर यू रीडिंग अ बुक, जैसे यहाँ था यू आर रीडिंग अ बुक, यानी तुम किताब पढ़ रहे हो। इसका मतलब क्या, तुम किताब पढ़ रहे हो। इसका मतलब क्या, तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो। इसका मतलब क्या, तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो। लेकिन ये देखिए व्हेन आर यू रीडिंग अ बुक, तुम किताब कब पढ़ रहे हो, ये हम कह रहे हैं यहाँ पे। व्हेन हमारा एक इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया जो ठीक इसी स्ट्रक्चर के पहले प्रयोग हुआ, जो ये था हमारा, जो स्ट्रक्चर हमारा इंट्रोगेटिव का पहले प्रकार का था उसके पहले। यानी हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इंट्रोगेटिव वर्ड आया, उसके बाद एक क्या हेल्पिंग वर्ब पहले आई, फिर सब्जेक्ट चला गया दो वर्डों के बाद में, उसके बाद मेन वर्ब रहा। मेन वर्ब के ठीक पहले देखिए हमारा क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है, हेल्पिंग वर्ब और आगे आ जाती है, उसके पहले भी इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाता है। तो यहाँ आप देख लें, अगर नाट लगना है तो ये नाट हमेशा कहाँ रहता है, हमारा जो वर्ब है, हमारा जो ये क्या है सब्जेक्ट है, वो यहाँ रहता है। तो इस तरीके के अगर सेंटेंस में अगर आप ढूंढने निकलें तो हमारा सब्जेक्ट कहाँ है, आप सब्जेक्ट कहाँ पाएंगे, देखिए अगर इंट्रोगेटिव वर्ड भी आया है, हेल्पिंग वर्ब भी आया रहेगा, उसके बाद हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट तुरंत नहीं पा पाएंगे, आप सब्जेक्ट देखेंगे वहाँ रहेगा। और हमारे अब हम प्रेडिकेट का पार्ट अगर माने तो कहाँ से मानेंगे प्रेडिकेट का पार्ट, तो प्रेडिकेट का पार्ट आप यहाँ रख सकते हैं कि ये मेन वर्ब से ले लीजिए आप यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड में। ऐसे देखिए जब हम प्रेजेंट परफेक्ट देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हैव लगी होती है, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगता है, तो ये हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें भी है, मेन वर्ब ये है। तो हेल्पिंग वर्ब आप क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे, देखिए सब्जेक्ट से। ऐसे ही नेगेटिव क्या है, इंट्रोगेट मतलब नेगेटिव अगर हमारा जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देते हैं। और अगर इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो तो नॉट को वहीं छोड़ते हैं और हैव को हम क्या हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेते हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये स्ट्रक्चर हो जाता है। अगर आप इसके पहले भी इंट्रोगेटिव भी लगाना चाहते हैं, इंट्रोगेटिव आप वर्ड लगा देंगे,
बाकी स्ट्रक्चर वही वाला उठा करके आप रख देंगे। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि भाई हमारा सब्जेक्ट कहाँ होगा, हम कहाँ पकड़ पाएंगे। और हमने यहाँ पे ये देख लिया, ये जो वर्ड आपने देखा, देखिए ये WS टाइप, वाई, वेन, वेयर, ये सब क्या है, ये सब यहाँ पे एडवर्ब है, हम देखेंगे ये एडवर्ब हैं। और इसी प्रकार के कई वर्ड हैं इंग्लिश में हम देखते हैं जो क्वेश्चन भी पूछते हैं, साथ में क्वेश्चन भी पूछ रहे होते हैं यहाँ पे देखिए, यानी ये क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं, इसलिए इनको इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हैं। तो हम आगे देख लेते हैं, यहाँ पे हम आते हैं अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अब हम पढ़ते हैं, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को अब हम कायदे से समझ पाएंगे। जैसे देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सारे कौन कौन से, एक वाट है, एक विच है, एक हु है, एक हुम है। ये 4 प्रकार के वर्ड हैं जो क्या करते हैं, प्रोनाउन का भी कार्य, चूंकि हम प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं, ये ऐसे वर्ड हैं जो क्वेश्चन भी पूछेंगे, साथ ही क्या करेंगे, प्रोनाउन का कार्य करेंगे, यानी एक नाउन को रिप्लेस भी करेंगे, एक नाउन को हटा करके उसकी जगह पाएंगे और क्वेश्चन भी पूछने का कार्य करेंगे। इंट्रोगेट वर्ब हमने कहा था, इंट्रोगेटिव जो है ये एडजेक्टिव वर्ड है, ये इंट्रोगेट वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब टू आस्क समबडी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यानी किसी से ढेर सारे क्वेश्चन पूछना, इसका मतलब है इंट्रोगेट मतलब। चलिए हम यहाँ देखते हैं, जैसे हमने देखा यू लाइक टी, अगर मैंने कहा यू लाइक टी, अगर मैं इसको क्वेश्चन में पूछना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, देखो इंट्रोगेटिव वर्ड एक लाऊंगा, वाट लाया। अब चूंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट है और ये देखिए प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, चूंकि यू को प्लूरल माना जाता है, तो हमने क्या कहा था, इंट्रोगेटिव वर्ड लाएंगे, वर्ड के पहले इस सब्जेक्ट के अनुसार हम डू या डज लाएंगे, तो डू लाया चूंकि ये प्लूरल था, उसके बाद सब्जेक्ट चला जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद हमारा जो मेन वर्ब रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, बेसिक फॉर्म में रहेगी। ये हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर, ये हो गया। वाट डू यू लाइक, यानी तुम क्या पसंद करते हो, हम कह रहे हैं यहाँ। अब यहाँ देखिए यू लाइक हर, यू लाइक हर में हम जब कह रहे हैं देखिए, तो देखिए अच्छा इसने रिप्लेस किसको किया, देखो यहाँ पे वाट ने रिप्लेस किसको किया, यहाँ हम कह रहे थे यू लाइक टी, तुम टी पसंद, मतलब आप टी पसंद करते हो या पसंद करते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, वाट ने किसको रिप्लेस किया, टी को। देखिए वाट डू यू लाइक, यू भी रहा, लाइक भी रहा, और ये जो एक वर्ड नया हम ले आए यहाँ पे, ये डू तो आया हुआ किसकी वजह से, हेल्पिंग वर्ब की वजह से, और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए, लेकिन वाट एक नया वर्ड आ गया जो क्वेश्चन भी पूछ रहा है, किसको रिप्लेस करा, टी को, क्योंकि इसका आंसर क्या है, टी। वाट यू लाइक टी पहले हम कह रहे थे, अब हम इसी कह रहे हैं वाट डू यू लाइक, यानी तुम क्या पसंद करते हो, तो आंसर मिल रहा है टी, तो इसका मतलब टी को रिप्लेस किया वाट ने। तो वाट एक ऐसा वर्ड हुआ, टी एक नाउन था, नाउन को रिप्लेस किया है, और साथ ही साथ क्या कर रहा है, क्वेश्चन भी पूछने का कार्य कर रहा है। तो ऐसा जो वर्ड होगा ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा प्रोनाउन हो जाएगा, और इंट्रोगेट कर रहा है यानी क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा ये। ऐसे ही यू लाइक हर, यहाँ हम कह रहे हैं तुम उसे पसंद करते हो, तुम उसे पसंद करते हो। अब हमने क्या किया यहाँ पे, अब इसके लिए हमने लाया क्या, चूँकि ये अच्छा ये ध्यान रखें ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे हम ऑब्जेक्टिव केस लाएंगे। जैसे हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम, जो ये हु दिख रहा है ये सब्जेक्टिव केस है। अगर सब्जेक्ट वाले नाउन या प्रोनाउन को हम हटा करके उसकी जगह पे एक वर्ड ले आते तो हम क्या लगाते, हु लगाते, सब्जेक्ट जगह वाले को हटाते। तो हम किसको हटा रहे हैं, देखो हर को हटा रहे हैं, हर के लिए कह रहे हैं हम। जैसे यहाँ कह रहे हैं तुम किसे पसंद करते हो, यहाँ हम कह रहे हैं तुम उसे पसंद करते हो। अब हम पूछने वाले हैं इसी सब्जेक्ट से कि तुम किसे पसंद करते हो, तो हमने हटाया किसे, हर को, यानी उसे पसंद कर रहा था वो, हम कह रहे हैं अब तुम किसे पसंद करते हो, तो इसकी जगह पर क्वेश्चन पूछने लगे हम। तो ये ऑब्जेक्ट वाले प्रोनाउन को हम हटा रहे हैं, प्रोनाउन की जगह पे एक वर्ड ला रहे हैं, प्रोनाउन की जगह पर ला रहे हैं, इसका मतलब नाउन की जगह पर ला रहे हैं, चूँकि ये प्रोनाउन नाउन की जगह पे ही आया होगा, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट रूप में ये नाउन की जगह ही आ रहा है हुम, और ये ऑब्जेक्ट वाले प्रोनाउन की जगह पे आ रहा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रयोग होगा ये। तो हमने हुम लगाया इस वजह से, ताकि क्वेश्चन भी पूछ पाए और इसको रिप्लेस भी कर पाए। और हमने स्ट्रक्चर जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर था उसे बनाया किसके हिसाब, जैसे यहाँ सब्जेक्ट यू था तो यू तो सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू निकल के आएगी, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसलिए डू लगा रहे हैं हम। और उसके बाद सब्जेक्ट रखा, उसके बाद मेन वर्ब की जो बेस फॉर्म थी वो रखा हमने। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमने लगाया हुम डू यू लाइक, यानी तुम किसे पसंद करते हो यहाँ पे। तो ये वर्ड ने हर को रिप्लेस किया है, जिसने प्रोनाउन को रिप्लेस किया है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये एक प्रोनाउन है जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछ रहा है। अगला हम देख लेते हैं, अगला सेंटेंस है गॉड इज ओमनीपोटेंट,
यानी गॉड जो है वो ओमनीपोटेंट में सर्वशक्तिशाली है, जिसे हम कहते हैं गॉड क्या है, सर्वशक्तिशाली है। अब मैं गॉड को रिप्लेस करना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कौन सर्वशक्तिशाली है। तो अब किसी आप सब्जेक्ट की जगह पे जो नाउन था उसे रिप्लेस करने वाले हो आप। जब इसे रिप्लेस करने वाले हो तो हमने कहा क्या, तब सब्जेक्टिव केस है हु, आप हु लगाएंगे। अच्छा, जब हु लग जाता है तो हु हमारा जो है, जैसे हमारा ये वाला सेंटेंस होता है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा हमें, हु जो हो जाता है, हु का स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा जैसे पॉजिटिव सेंटेंस का होता है वैसा ही रहता है। क्यों ऐसा हम देखेंगे तो भाई देखिए, इसके बाद ही वर्ब आ रही है, ये आप देखेंगे, मतलब हु के बाद ही वर्ब लगती है, आप ये कह लीजिए हु के साथ में थोड़ा सा अलग है कि हु जो है वो सीधे सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है, उसी की जगह पर आ जाता है, और बाकी स्ट्रक्चर पूरे सेंटेंस का वो वैसा ही रहता है जैसा पहले था। और यहाँ पर जो वर्ब लगेगी वो वर्ब उसके हिसाब से लगेगी कि हु किसके लिए आ रहा है। अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आ रहा है तो उसके बाद सीधे वर्ब लगने वाली है, तो अगर सिंगुलर के लिए आ रहा है सिंगुलर वर्ब लगेगी, अगर प्लूरल आ रहा है तो प्लूरल के लिए लगेगी। जैसे यहाँ गॉड जो है, गॉड के बाद सिंगुलर वर्ब थी यानी गॉड अकेला था, ठीक है, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे सिंगुलर था तो सिंगुलर आई, तो गॉड को रिप्लेस किया इसने, और इंट्रोगेट भी कर रहा है यानी क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो हम क्या कहेंगे इसे, इसने नाउन को रिप्लेस भी किया और क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया इस तरीके से। ऐसे अगले सेंटेंस देखिए, अगले सेंटेंस कह रहा है रेड इज़ योर फेवराइट कलर। अब हम कह रहे हैं रेड इज़ योर फेवराइट कलर, तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब हम पूछें अब किसे रिप्लेस करने वाले हैं हम, देखिए रेड को रिप्लेस करने वाले हैं हम, तो रेड को रिप्लेस कर रहे हैं हम किस वर्ड से, विच से, तो विच, देखिए ऐसे ही विच भी सब्जेक्ट बन जाएगा, देखो सब्जेक्ट जगह पे सीधे रिप्लेस, जब देख रहे हैं हम सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है तो सेंटेंस हमारा ठीक वैसा ही है, देखिए हर जगह विच के बाद इज लग गया, क्योंकि ये रेड सिंगुलर था इज लगा, विच इज योर फेवराइट कलर, यही इन तुम्हारा कलर कौन सा है, तो इसने नाउन को रिप्लेस भी किया और क्वेश्चन भी पूछा। तो हु और विच को आप ध्यान देंगे, ये क्या है, ये रिप्लेस करेंगे, विच किसी वस्तु के लिए आता है, इस बात का ध्यान रखना है, हु किसी पर्सन के लिए आता है, और विच जो है वो किसी थिंग के लिए आता है। तो हमने सब्जेक्टिव के दोनों सब्जेक्टिव रूप देख लिए, यहाँ देखिए सब्जेक्ट को रिप्लेस किया गया था, इन दोनों सेंटेंस में अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रिप्लेस किया गया था। ऑब्जेक्ट को जब आपने रिप्लेस किया तो वाट का प्रयोग किया, देखिए वाट का, जब किसी आपने नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को रिप्लेस किया है यानी निर्जीव को रिप्लेस किया है तो आपने वाट का प्रयोग किया, लेकिन आपने ऑब्जेक्ट की जगह पे स्थित एक सजीव को रिप्लेस किया तो आपने उसका ऑब्जेक्टिव केस, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम आपने प्रयोग किया, यानी ये प्रोनाउन हम कहें ये ऑब्जेक्टिव केस में, या ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ है, ये ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। और हम जब देखेंगे हमारा, हम जानते हैं समानता क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो मेन वर्ब के पश्चात रहता है, लेकिन जब वो एक इंट्रोगेटिव वर्ड होता है तो हमारा वो वाक्य की शुरुआत में आ जाता है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, और सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर वाला हो जाता है। लेकिन जब आप सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं तो अब आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट को आप रिप्लेस करेंगे, एक इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा और सेंटेंस का स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा जैसा यहाँ पे था, बस आप वर्ब ऐसा प्रयोग करेंगे। आप अगर सिंगुलर को रिप्लेस कर रहे हैं तो हु सिंगुलर बन गया, यानी अगर आप किसी सजीव पर्सन को रिप्लेस कर रहे हैं तो हु का प्रयोग होगा, और अगर आपने किसी थिंग को रिप्लेस की, निर्जीव चीज़ को रिप्लेस की, तो आपको विच का प्रयोग करना होगा। तो इस तरीके से हमने देखा 4 प्रोनाउन है हमारे रिलेटिव प्रोनाउन, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारे यहाँ ये हैं, ये 4 प्रकार के हैं जिनको आप यहाँ देख सकते हैं, इनका हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए जैसे हम कह रहे हैं सी इज डांसिंग विद रोहन, अब हम कह रहे हैं देखिए हम रिप्लेस अगर सी को करना चाहते हैं तो हम क्या प्रयोग करते हैं, हु करते हैं, हम हु इज डांसिंग विद रोहन हम करते हैं, लेकिन हम रोहन को रिप्लेस करना चाहते हैं, जो कि क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, आप कह सकते हैं प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या करेंगे, इसे रिप्लेस करेंगे और इसे इंट्रोगेटिव वर्ड से रिप्लेस करेंगे। जब इंट्रोगेटिव वर्ड से रिप्लेस करेंगे आप, तो हमने कहा इंट्रोगेटिव वर्ड होते ही ये कहाँ चला जाएगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी वाक्य की शुरुआत में आ जाएगा। अगर कोई इंट्रोगेटिव वाक्य की शुरुआत में आया तो आपको सेंटेंस को पूरा इंट्रोगेटिव की तरह चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक तो ऑब्जेक्ट था, भले ही प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट था लेकिन ऑब्जेक्ट था, तो आपको ऑब्जेक्टिव केस लेना होगा, और आपको चुनाव करना है किसका, कि भाई हमें सजीव के लिए जो प्रयोग होता है वो लेना है। सजीव के लिए ऑब्जेक्टिव केस है हुम और सब्जेक्टिव केस है हु, तो आपने हुम का चुनाव किया। अब इसे इंट्रोगेटिव करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ये नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, देखिए क्योंकि ऑब्जेक्ट को रिप्लेस किया हमने,
ये वाक्य के शुरुआत में आ रहा है और ये WS टाइप का वर्ड है, क्वेश्चन पूछने का भी कार्य कर रहा है, तो आपको सेंटेंस को इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देना होगा। हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट क्या था, इज था, इज के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब को पहले ला लेना हमें, तो हेल्पिंग वर्ब को हमने पहले ला लिया और इसको बाद में कर दिया, बाकी चीज़ें वही है। डांसिंग, ये विद यहाँ लास्ट में रहेगा, तो आपने सेंटेंस देखा होगा जिसमें लास्ट में जो है प्रीपोजिशन लगा रहता है, वो इसीलिए लगा रहता है क्योंकि विद का जो ऑब्जेक्ट है वो आगे चला आता है। क्यों चला आता है, क्योंकि वो इंट्रोगेटिव वर्ड रहता है। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। अगले सेंटेंस देखते हैं, हु टुक माई बैग। देखिए हु टुक माई बैग यहाँ पे, अब हम यहाँ पर रिप्लेस करके नहीं दिखा रहे हैं, आप ऐसे स्ट्रक्चर बार बार देखेंगे। देखिए हु टुक माई बैग, अब हु लगा हुआ है तो हु के अनुसार देखिए हु टुक माई बैग हम कह रहे हैं, हु के बाद टुक जो है चूंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस बना दिया मैंने इसे। टेक होता है फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, जिसे हम बेसिक फॉर्म कहते हैं। अगर टेक रखते तो हम टेक्स करते हैं, टेक्स करते हैं, या अगर आपने टेक पढ़ लिया, ठीक है, तो इसका मतलब हु आया है कई लोगों के लिए। अगर एक के लिए लगाएंगे टेक लगाएंगे, हु टेक माई बैग, यानी मेरा बैग कौन लेता है। अब मेरा बैग किसने लिया था हम कह रहे हैं पास्ट में, तो अब ये देखेंगे हु लगा तो सीधे हम मेन वर्ब रख रहे हैं। अगर हमने हुम लगा लिया होता, ये अगर हुम हमने लगा लिया तो ऑब्जेक्टिव केस लगा लिया। अब हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है, ऑब्जेक्ट है हमारा, तो सब्जेक्ट हमारा कहाँ रहेगा, ये रहेगा। और इंट्रोगेटिव वर्ड जो है, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ गया है तो आपको इसको इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। आप पास्ट में लिखना चाहते हैं तो डिड को लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड होती है वहाँ, डिड लाएंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब की जो बेस फॉर्म है उसे बाद में रखेंगे सब्जेक्ट के। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। ऐसे देखिए, ये देखिए यहाँ पे वाट भी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है। तो आपको ये पहचानने भी आना चाहिए कि सब्जेक्ट जो हमारा ये आ रहा है प्रोनाउन, ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। जैसे वाट आ गया, वाट आर यू डूइंग, तो देखिए वाट आ गया, वाट हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, किसके लिए, निर्जीव के लिए। अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है तो वाट ऑब्जेक्टिव केस होता है, और सब्जेक्टिव केस क्या होता है, विच होता है। और लिविंग पर्सन के लिए हम कह लें तो क्या होता है, सब्जेक्टिव केस हु होता है, ऑब्जेक्टिव लगाना तो हुम होता है। तो वाट लगा लिया हमने, ऑब्जेक्ट है ये। तो इसके बाद अब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा। देखिए आर रखा किसके हिसाब से, यू के हिसाब से रखा, वाट के हिसाब से नहीं रख रहे हैं हम, यू के हिसाब से यहाँ पे रख रहे हैं। तो यू हो गया, देखिए आर यू डूइंग, यानी तुम क्या कर रहे हो। तो इस तरीके से हमने देख लिया क्या, यहाँ पे हमने देखा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होता है वो एक ऐसा प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के स्थान पे आए, अगर प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन को ये रिप्लेस कर रहा है तो क्या लगेगा। अगर निर्जीव है, सब्जेक्ट के स्थान वाले को रिप्लेस कर रहा है तो क्या क्या लगेगा, अगर निर्जीव है तो विच लगेगा, और अगर सजीव है तो हु लगेगा। अगर ये रिप्लेस कर रहा है, अगर ये रिप्लेस कर रहा है किसको, अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे आने वाले नाउन या प्रोनाउन को रिप्लेस कर रहा है और साथ में क्वेश्चन भी पूछ रहा है तो कौन सा लगेगा। अगर निर्जीव है तो वाट लगेगा, अगर सजीव है तो आपको हुम का प्रयोग करना होगा। तो हमने ये डिटेल में देख लिया कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, यहाँ पे इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब एक प्रोनाउन हम यहाँ पे और देखेंगे, अभी हम बाद में और चर्चा करेंगे जब देखेंगे एक एक चीज़। हमने प्रोनाउन की बात की, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में 4 ही होते हैं, इनका भी ध्यान रखना है। फिर हम बात करेंगे आगे आकर के, देखिए WS टाइप बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे ये देखिए वाट एडवर्ब का भी काम करता है। कब एडवर्ब का काम करेगा, कैसे हम पहचान पाएंगे, ये हम देखेंगे सेंटेंस को, तब वहाँ पे हम देखेंगे कि ये कैसे हम जानेंगे वाट एडवर्ब का काम कर रहा है। वेयर जो एडवर्ब का काम करता है, और विन, ये विन है, हाउ है, वाई है, ये सब एडवर्ब हैं देखिए। और जबकि WH टाइप सब हैं, ये WH टाइप नहीं है, लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछने का कार्य करता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, देखिए विच है, अभी हमने कहा विच भी क्या करता है, प्रोनाउन होता है। कब, जब निर्जीव के लिए सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस पे अगर हम रखना चाहें तो विच का प्रयोग करते हैं। वाट को ऑब्जेक्टिव केस पे रख रहे थे, ये देखिए एडजेक्टिव भी है, हुज भी एडजेक्टिव है देखिए। ऐसे ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हमने देखा ये 4 प्रोनाउन, जहाँ हमने कहा ये निर्जीव के लिए ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है निर्जीव के लिए, ये सजीव के लिए सब्जेक्टिव केस है, और ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे हम इसकी चर्चा ना करते हुए और आगे पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे डिटेल में। या आप एक बार यहाँ देख भी सकते हैं, विच या वाट के बाद अगर एक नाउन आ गया, हमने बात किया था कि अगर कभी भी उसके ठीक बाद एक नाउन आ जाए तो क्या होता है, ये एडजेक्टिव हो गया, चूंकि इस नाउन के बारे में बताने लगा। हम करें विच कलर यानी कौन सा कलर, या वाट कलर मतलब कौन सा कलर, वही मतलब क्या कलर डू यू लाइक, तुम पसंद करते हो। तो कौन सा, ये क्वेश्चन भी पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन भी पूछ रहा है और नाउन के बारे में भी बता रहा है,
मतलब नाउन के बारे में कोई ही लेके क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव, क्या हो, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नाउन इसके बाद है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। ऐसे हुज आइडियल्स, ये देखो ये पोजेसिव, देखो पोजेशन बता रहा है इस आइडियल पे, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब किसके आदर्श तुम फॉलो करते हो, तो ये नाउन है इसके बाद, तो क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया इस तरीके से। और कौन से केस वाला हो गया, पोजेसिव केस हो गया, क्योंकि आइडियल्स पे पोजेशन भी बता रहा है ये। ऐसे वाट के बाद देखिए सीधे क्या दिख रहा है आपको, वाट के बाद सीधे वाट इज दिस, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट इसका यहाँ है, और सब्जेक्ट के पहले ही जब हमने कहा था डब्ल्यू एच टाइप वर्ड आ जाएगा तो सब्जेक्ट के अनुसार एक वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब जो पहले आ जाएगी, ये आप कह सकते हैं। अच्छा वाट इज दिस, यहाँ पे आप ये देखेंगे इंट्रोगेटिव हो गया। ऐसे ही वाट डज ही डू, अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट इसका यहाँ है, इस तरीके से आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन है यहाँ पे। इस तरीके से हमने बात कर ली है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। अगले पार्ट में हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये प्रोनाउन हम अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि ये दोनों प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है। ये भी अगर हम इन प्रोनाउन को कायदे से समझ गए तो हम जो है आगे हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि किस प्रकार से सेंटेंस को, चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस को जोड़ता भी है, दो क्लास को जोड़ता है। हम यहाँ क्लास के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो आज यहीं तक रखते हैं, हम अगले पार्ट में हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में डिटेल में।